Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे जो कि लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड है। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो तीन बुनियादी पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे उसमें न्यूट्रिशन जिससे रिलेटेड हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया, गैसियस एक्सचेंज जिससे रिलेटेड हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, और थर्ड जो कि आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में जो कोर्स कंटेंट हम शामिल करेंगे दैट आर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसमें ह्यूमन हार्ट है और ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे, सेकंड इज इम्यून सिस्टम एंड थर्ड वन विल बी द लिम्फेटिक सिस्टम। अब जब ट्रांसपोर्ट की बात की गई तो ट्रांसपोर्ट इन मैन में जब हम देखते हैं तो ह्यूमन के केस में ट्रांसपोर्ट के लिए एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है और दूसरे नंबर पे लिम्फेटिक सिस्टम है, जबकि इम्यून सिस्टम एक डिफेंसिव सिस्टम कंसिडर किया जाता है। जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा जो कि ब्लड कहलाता है, सेकंड पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि हार्ट की सूरत में, और तीसरा ब्लड कैरिंग वेसल्स होती हैं जिसको ब्लड वेसल्स का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर हम हार्ट देखें तो हार्ट की जो कवरिंग्स हैं वो कौन कौन सी कवरिंग्स होती हैं। सबसे पहले मेम्ब्रेनस कवरिंग है और मेम्ब्रेनस में पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो बनती है या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बनती है जो कि पर्टिकुलरली कवर कर रही होती है मेम्ब्रेनस फॉर्म में हार्ट को, और उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। तो दैट इज एक्चुअली पेरिकार्डियल फ्लूइड जो कि प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मतलब मेम्ब्रेनस और फ्लूइड दो तरह से प्रोटेक्शन जो है वो की जा रही होती है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो दैट इज अबाउट लेयर्स ऑफ द हार्ट जो कि एपिकार्डियम की सूरत में होती है। अब जो कवरिंग है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं और जो लेयर है आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो उसको एपिकार्डियम, मिडल लेयर को मायोकार्डियम जो कि मस्कुलर इन नेचर होती है और कार्डिक मसल स्पेशल काइंड ऑफ मसल्स होते हैं, और लास्ट वन इनर मोस्ट जो है वो एंडोकार्डियम कहलाती है। चैम्बर्स देखें तो जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो दो एट्रिया मौजूद होते हैं और दो वेंट्रिकल, तो इसका मतलब ह्यूमन हार्ट जो है वो पर्टिकुलरली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जो कि कंप्लीटली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट जिसमें दो एट्रिया दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और दो वेंट्रिकल फुली सेपरेटेड होते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ सेप्टम। और इसके अलावा जो ब्लड फ्लो के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं दीज आर कंसिडर्ड एज वॉल, जिसको ट्राइकस्पिड कहते हैं जिसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। इसके अलावा बाइकस्पिड है जिसमें 2 फ्लैप्स हैं, एंड सेमिलुनर वॉल जो कि पर्टिकुलरली वेंट्रिकल्स और एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान या ट्रंक के दरमियान मौजूद होते हैं। तो हम डिटेल में ये स्ट्रक्चर के चैम्बर जो है वो कैसे हैं और उनके अंदर फ्लो ऑफ ब्लड की स्कीम क्या है ये जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जो ह्यूमन हार्ट है ये एक्चुअली 4 चैम्बर्ड हार्ट है और कंप्लीटली सेप्टम कंटेनिंग हार्ट होता है जिसमें दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल कंप्लीटली पार्टीशनड होते हैं। इसमें जो हार्ट का स्ट्रक्चर है हम कहते हैं 4 चैम्बर्ड है जिसमें 2 एट्रिया हैं और 2 वेंट्रिकल हैं। अब एक साइड जो है ये राइट साइड कंसिडर की जाती है एंड सेकंड विल बी लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस स्ट्रक्चर में जो फ्लो ऑफ ब्लड है हार्ट के हाफ पार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हाफ के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि कंप्लीटली सेपरेट होता है एक दूसरे से। अब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजा जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ वापस लाया जाता है। फिर हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है टुवर्ड्स द होल बॉडी जहां पे ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को दे दी जाती है और वापस टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में मिक्स की जाती है। सो ब्लड विल बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड और फिर वापस आ जाता है टुवर्ड्स द हार्ट।
तो इसका मतलब ब्लड जो है, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है वो डुअल के तौर पर काम कर रहा है। ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है ये, जिसमें हार्ट से ब्लड जो है वो टुवर्ड्स द लंग्स गया जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी, और टुवर्ड्स द बॉडी गया और बॉडी से वापस टुवर्ड्स द हार्ट आया जिसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। तो ये एक्चुअली प्रोसेस होगा जिसमें पहले हम अगर इसका प्रोसेस देखना चाहें तो पर्टिकुलरली पहले ब्लड जो है वो वेना केवा के जरिए टुवर्ड्स द एट्रियम आता है, राइट एट्रियम। अब इसमें ब्लड सुपीरियर साइड से, अपर साइड से सुपीरियर वेना केवा से और लोअर साइड से इंफीरियर वेना केवा से, तो इस तरह से ब्लड जो है मुकम्मल राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो राइट एट्रियम के पास पर्टिकुलरली क्योंकि बॉडी से ब्लड आ रहा है इसलिए ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां से भेजा जाएगा टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, और यहां पे भी ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। और एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि 3 फ्लैप्स पर, इसमें ये 3 फ्लैप्स होते हैं जो कि डाउनवर्ड ओपन होते हैं और ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैप्स का या ट्राइकस्पिड वॉल्व पर्टिकुलरली एट्रियम वेंट्रिकल के साथ जो है ये अटैच होता है और वेंट्रिकल से पर्टिकुलर फाइब्रस बैंड जिनको कॉर्डेड टेंडनी के जरिए अटैच किया जाता है और ये स्ट्रक्चर जो है फ्लैप्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आ गया वेंट्रिकल्स की तरफ। नाउ फ्रॉम वेंट्रिकल्स दैट ब्लड विल मूव टुवर्ड्स द पल्मोनरी ट्रंक, और यहां पे जो वॉल्व मौजूद होता है वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान, इसको सेमिल्यूनर वॉल्व का नाम दिया जाता है जो कि अपवर्ड ओपन होगा, और यहां से ब्लड को राइट लंग्स और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ भेज दिया जाएगा। तो यहां से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए दोनों लंग्स की तरफ भेज दिया गया। यहां पे अब लंग्स के अंदर इसकी क्या होगी, ऑक्सीजनेशन, और ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन की तरफ भेज दिया जाएगा जो कि क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो इसके पास ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, जबकि जो ब्लड पल्मोनरी वेन के पास आएगा दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सर्कुलेशन को कंप्लीट करने से क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, और इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, अब ब्लड जो है वो आ गया टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। अब इससे एक बात और क्लियर हो गई कि राइट साइड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन लेफ्ट एट्रियम के पास जो ब्लड आया है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट लंग एज वेल एज राइट लंग। तो यहां से भी ब्लड जो है वो लंग से आ रहा होगा, तो इधर से बैक साइड से और यहां से दोनों साइडों से ब्लड जो है वो आ गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को अब भेजा जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पे भी ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड, और यहां से ब्लड को सेमिल्यूनर वॉल्व के जरिए भेज दिया जाएगा टुवर्ड्स द एओर्टा, और इस एओर्टा से ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और इसके साथ साथ लोअर पार्ट डिसेंडिंग एओर्टा के जरिए लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो हार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो सर्कुलेशन हुई इसमें एक बात ये क्लियर हो गई कि राइट साइड कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरे नंबर पे जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम्स हैं, इनको नाम दिया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट साइड में जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसको नाम दिया जाता है बाइकस्पिड वॉल्व बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 फ्लैप्स। तो इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से इसको बाइकस्पिड कहा जाता है। लेकिन जो ये दोनों हैं जो कि वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक की तरफ या वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा की तरफ जा रहा है, इनको नाम दिया जाता है सेमिल्यूनर वॉल्व जो कि अपवर्ड ओपन होंगे। अब इस सारी सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो टुवर्ड्स द बॉडी या टुवर्ड्स द लंग्स जा रहा है, लेकिन यहां पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज ऑफ द हार्ट। अब हार्ट के टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए फ्रॉम द बेस ऑफ द एओर्टा, यहां से एओर्टा की बेस से कुछ पर्टिकुलर आर्टरीज निकलती हैं जो कि कहलाती हैं कोरोनरी आर्टरीज, और
इनका काम वॉल ऑफ द हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना होता है, इसलिए थर्ड काइंड ऑफ सर्कुलेशन को कोरोनरी सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन टुवर्ड्स द बॉडी, पल्मोनरी सर्कुलेशन टुवर्ड्स द लंग्स, और दैट वाज थर्ड वन इज कोरोनरी सर्कुलेशन, जो कि ब्लड को टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द हार्ट, जो ऑक्सीजनेशन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द हार्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगी। इसके साथ साथ हम एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस करते हैं कि जो ब्लड की ये जो स्कीम है फ्रॉम राइट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल और अल्टीमेटली टुवर्ड्स द फुल बॉडी, ये पूरे जो सर्कुलेशन है इसका सीक्वेंस मेंटेन रहता है, और इस सीक्वेंस को मेंटेन रखने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ऑटो रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट मेंटेन की जा रही होती है। इस ऑटो रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम से जो फाइबर्स हैं वो आ रहे होते हैं, और यहां पे एट्रियम के जो एंटीरियर पार्ट है राइट एट्रियम का, यहां पर एक खास स्ट्रक्चर बनता है जिसको नाम दिया जाता है साइनो एट्रियल नोड या SA नोड। यहां से जैसे ही यहां पे सिग्नल आता है तो इस सिग्नल की वजह से सबसे पहला काम क्या होता है, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो व्हेन बोथ एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, दैट कंडीशन विल बी कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल। यानी कि साइनो एट्रियल नोड पर सिग्नल आया और इस सिग्नल की वजह से पूरा जो हार्ट में इनिशियल पार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई, जो कि एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन थी। इसका मतलब हार्ट बीट को इनिशिएट करने के लिए ऐसे नोड काम कर रहा है, तो इसको हार्ट बीट इनिशिएटर या पेसमेकर का नाम भी दिया जाता है। तो ये जो ऐसे नोड है इसका एक काम तो ये हो गया कि दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल देता है। इसके साथ साथ इसी SA नोड से यहां पर एक और सिग्नल आता है टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। यहां पर एक नोड मौजूद होता है जिसको सिग्नल मिलता है, और ये नोड कहलाता है AV नोड, जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का नाम दिया जाता है। अब SA नोड से सिग्नल जब AV नोड की तरफ आएगा तो यहां पे SA नोड से AV नोड तक सिग्नल आने में जो डिले है वो कितना होगा, दैट विल बी 0.15 सेकेंड का डिले। उस डिले की वजह क्या है, वजह यह है कि जब SA नोड से सिग्नल आए तो दोनों एट्रिया प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं ताकि मैक्सिमम ब्लड टुवर्ड्स द वेंट्रिकल आ चुका हो। अगर एट्रिया पे जो SA नोड से सिग्नल मिला वो फौरन से ही AV नोड पे आ जाए तो AV नोड की सिग्नल की वजह से, एक्साइटेशन की वजह से वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसका मतलब ब्लड जो है मैक्सिमम वेंट्रिकल में फुल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए SA नोड से AV नोड तक आने वाले मैसेज में 0.15 सेकंड का डिले आता है। अब जैसे ही सिग्नल जो है वो AV नोड के पास आया तो दोनों वेंट्रिकल जो हैं साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इस साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन को नाम क्या दिया जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए तो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड लंग्स की तरफ चला गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड जो है वो टुवर्ड्स द बॉडी यानी कि एओर्टा के जरिए बॉडी की तरफ चला गया। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुई तो उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टोल आता है, यानी कि रिलैक्सेशन होती है, और फिर से ये साइक्लिक एक्टिविटी चल जाती है। तो इसका मतलब एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो एक साइक्लिक एक्टिविटी में चल रहे होते हैं जो कि एक हार्ट बीट को कंप्लीट करते हैं। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हार्ट बीट स्लो या फास्ट पेस पे हो सकती है, तो आंसर इज यस, क्योंकि इन नॉर्मल कंडीशन हार्ट बीट जो है वो 0.8 सेकंड में कंप्लीट होनी चाहिए, और इस 0.8 सेकंड में से एट्रियल सिस्टोल के लिए तकरीबन 0.2 सेकंड का टाइम मिलता है। इसी तरह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए 0.4 सेकंड का, और एट वेंट्रिकुलर डायस्टोल अगेन 0.2 सेकंड तक रहता है, जिसके जरिए ये प्रोसेस जो है तकरीबन आइडियल केस में 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। इस मैकेनिज्म में ये प्रोसेस हमें जो रिदम ऑफ द हार्ट है या ऑटो रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट है वो ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के जरिए बेटर एक्सप्लेन की जा सकती है, जिसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान P वेव और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान QRS वेव और
जो एट्रियल डायस्टोल है या वेंट्रिकुलर डायस्टोल का पार्ट है उसमें टी वेव जो है वो बनती है, और इस वेव की जो लेंथ है, उसकी जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी है, इसको डिटरमिन करके हम एट्रियम और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको डिटरमिन किया जा सकता है, और ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एडजस्ट किया जा सके बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिकेशन। अब ये जो कार्डिक साइकिल है ये 0.8 सेकंड में एक हुआ, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ रहता है। उसकी वजह क्या है कि कार्डिक मसल जो है दे कैन नॉट बी फटीग्ड, इनका फटीग होना पॉसिबल नहीं है, और अगर ये कार्डिक जो मसल्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाएं तो अल्टीमेटली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। उसमें एक प्रॉब्लम हाइपरटेंशन है जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स वीक हो सकते हैं, लेकिन दूसरी एक और प्रॉब्लम जो है वो ये देखी जाती है कि जो सिग्नल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स आ रहे हैं, मतलब एसए नोड से आने वाले सिग्नल्स वो डिस्टर्ब हो जाएं तो भी हार्ट की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेसमेकर या एसए नोड में प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्बेंस आ सकती है, और इसको रिकवर करने के लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब हार्ट रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ हार्ट में डेवलपमेंटल डिफेक्ट भी आ सकता है, और वो डेवलपमेंटल डिफेक्ट क्या है कि जो पर्टिकुलरली एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम है, यानी कि दोनों एट्रिया के दौरान जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, या वेंट्रिकल के दौरान जिसको इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम का नाम दिया जाता है, इस सेप्टम का कंप्लीट ना होना, जैसा कि देखा जाता है ब्लू बेबीज के केस में। ब्लू बेबीज में होता क्या है, दैट इज फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम और फुली कंस्ट्रक्शन ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, यानी कि दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या तो इंटर एट्रियल सेप्टम जो है वो क्लोज होना रह जाए, फेल हो जाए, या फेलियर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डक्टस आर्टरियोसस हो जाए। तो इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम में मौजूदा ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में, दोनों में जो ब्लड है वो मिक्स होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से ब्लड की मिक्सिंग की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई होना शुरू हो जाता है, और उस वजह से बॉडी का कलर ब्लू होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज साइनोसिस, और द कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्लू बेबीज। अब जैसे ही ब्लड जो है, हार्ट का काम सिर्फ क्या है, पंपिंग करना, लेकिन उस ब्लड को टुवर्ड्स द बॉडी लेके जाना और फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट लेके आना, जो पर्टिकुलर फंक्शन ये परफॉर्म करेंगी, दीज आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर क्या है और वो फंक्शंस क्या परफॉर्म करती हैं, ये जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो हार्ट का स्ट्रक्चर का काम, जैसे हमने कहा कि ब्लड को पंप करना है, लेकिन ब्लड पंप करने के बाद जो पर्टिकुलरली ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड्स द हार्ट पर्टिकुलरली, उसके लिए ब्लड वेसल्स होंगी, और ब्लड वेसल्स को तीन बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन आर कॉल्ड एज आर्टरीज, सेकंड इज वेन, थर्ड वन इज कैपिलरीज। अब होता यह है कि ब्लड जिस वक्त हार्ट से निकलता है तो दैट इज इन द लार्जेस्ट आर्टरी, जिसको नाम दिया जाता है एओर्टा। एओर्टा डिवाइड करती है तो दैट विल बिकम्स आर्टरी। आर्टरी फर्दर डिवाइड करती है आर्ट्रियूल्स में, और आर्ट्रियूल्स फाइन पर्टिकुलर वेसल्स में डिवाइड करती है जिनको नाम दिया जाता है कैपिलरीज। दैट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, और ये बाकायदा तौर पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जिसमें गैसेस, न्यूट्रिएंट और वेस्ट हो सकते हैं, इनकी एक्सचेंज के लिए कैपिलरीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ दीज कैपिलरीज विल रीजॉइन टू फॉर्म वेन्यूल एंड अल्टीमेटली फॉर्म वेन, एंड लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड एज वेना केवा, जिसके जरिए स्पेसिफिकली ब्लड जो है टुवर्ड्स द हार्ट आ जाता है फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा एंड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा इन द राइट एट्रियम। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज इस तरह से अपना काम कर रही होती हैं। लेकिन आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस हम डिफरेंट फीचर्स पे देखते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पॉइंट देखें तो जो आर्टरी है इसका काम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, या हम इसी को कह सकते हैं दैट टेक्स द ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी।
दूसरे नंबर पे वेन्स जो हैं दैट टेक्स द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, या कहा जा सकता है दैट टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी से हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके जाएंगी वो वेन कहलाएंगी, और जो हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को लेके जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, दिस आर आर्टरीज। लेकिन कैपिलरीज जो हैं ये लिंक कर रही होती हैं, आर्टरीज से ब्लड अल्टीमेटली कैपिलरीज में पहुंचना है और कैपिलरीज से ब्लड अल्टीमेटली वेन्स की तरफ पहुंचना है। तो इसका मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लिंक द आर्टरी विद वेन्स। फंक्शंस देखें तो आर्टरीज का काम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना होता है। हमेशा तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। तो पल्मोनरी आर्टरी यहां पे देखिए, तो जो पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लंग्स की तरफ आर्टरी जा रही है, सिर्फ इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी तमाम आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। इसी तरह से वेन्स के केस में देखें तो दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखा जाता है। कैपिलरीज जो है ये इनके पास ब्लड मिक्स्ड होता है क्योंकि यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं, ऑक्सीजन जो है वो टुवर्ड्स द टिश्यू जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड टुवर्ड्स द ब्लड आ रही है, तो इसलिए यहां पे मिक्स होगा, यहां पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो रहा होगा और ऑक्सीजन जो है वो टुवर्ड्स द टिश्यू सप्लाई की जा रही होगी। वॉल्व्स देखें तो आर्टरीज के केस में तमाम आर्टरी में वॉल्व नहीं होते, दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द बेस ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, और इनको स्पेसिफिकली नाम क्या दिया जाता है, सेमिल्यूनर वॉल्व्स। और इसी तरह से वेन्स के अंदर ये मौजूद होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को, और कैपिलरीज के अंदर नो वॉल्व यानी कि कोई वॉल्व एग्जिस्ट नहीं करता। ब्लड प्रेशर देखें तो आर्टरीज के केस में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर है क्या, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स। जो वेसल्स ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। ये प्रेशर आ कहां से रहा है, दैट प्रेशर इज एक्चुअली ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर है वो पास ऑन होता है। जैसे वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल का पार्ट है, यहां से ब्लड जाना है लंग्स की तरफ, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसकी से ब्लड जाना है एओर्टा की तरफ या पूरी बॉडी की तरफ। तो इसकी जो वॉल है दैट इज 3 टाइम थिकर देन राइट वन। इसकी थिकनेस की वजह क्या है, ताकि मैक्सिमम प्रेशर पुट किया जाए और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़े। तो इसका मतलब एओर्टा में ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होगा, एओर्टा से आर्टरी में ब्लड प्रेशर कुछ कम होगा, और ऐसे ही आर्टरियोल में और कम होगा, कैपिलरीज में फॉल कर रहा होगा, और वेना केवा के अंदर तकरीबन ब्लड प्रेशर जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हम एवरेज ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं दैट इज 120/80, जिसको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं, ये 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, जो कि स्पेसिफिकली कंसिडर किया जाता है फॉर द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। और ये सिस्टोलिक कब होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और डायस्टोलिक कब कंसिडर किया जाएगा, व्हेन देयर इज द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। और इसी वजह से एक पल्स क्रिएट होती है। तो आर्टरी के केस में ही हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं और आर्टरी में ही स्पेसिफिकली पल्स रेट भी मेजर किया जाता है। तो इसका मतलब यहां पे ब्लड प्रेशर हाई होगा और वेन के अंदर लो, और कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल कर रहा होता है। पल्स को भी मेजर करने के लिए हम आर्टरीज का सहारा लेते हैं, वेन और कैपिलरीज के अंदर पल्स रेट मेजर नहीं किया जा सकता। ब्लड फ्लो जो है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो मैक्सिमम होगा एओर्टा के अंदर, एओर्टा से आर्टरी में कुछ कम हुआ, आर्टरी से आर्टरियोल में और कम हुआ, कैपिलरीज में जाके मिनिमम हो गया, और जैसे ही वेन में आया तो ब्लड फ्लो कुछ बढ़ा और वेना केवा में फिर से जाके मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकंड होता है, कैपिलरी के अंदर मिनिमम होता है। यहां पे मिनिमम होने की वजह क्या है, ताकि मैक्सिमम टाइम मिले फॉर द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जबकि यहां पे कैपिलरी से जब वेन्यूल, वेन और वेना केवा में आएगा तो दैट विल बी इंक्रीज्ड। बोर साइज देखें तो आर्टरी के केस में स्मॉलर होता है, वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल्स, जबकि वेन के केस में लार्जर बोर साइज होता है ड्यू टू द थिन मस्कुलर वॉल।
जो मिडल लेयर होती है आर्टरी के केस में वो थिक होती है, जिसमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं और उसके साथ साथ मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो भी थिक होता है, जबकि वेन के केस में इलास्टिसिटी नहीं होती और उसके साथ साथ जो मस्कुलर लेयर है वो भी थिन होती है, तो इसलिए इसमें लार्जर बोन बन जाता है। जबकि कैपिलरीज के केस में सिंगल साइड थिक होती है और वो उसकी वजह से जो बोन साइज है वो ज्यादा होता है। स्ट्रक्चर देखें तो ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इसमें जो तीनों लेयर हैं उसमें से मिडल लेयर मोर थिकर होती है एज कंपेयर टू द मिडल लेयर ऑफ द वेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 3 लेयर्ड थिक होता है और जो कैपिलरी है वो 1 साइड थिक होती है ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल किया जा सके। और फंक्शंस में देखें तो आर्टरीज का स्पेसिफिक फंक्शन नो एक्सचेंज, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करेगी फ्रॉम द एओर्टा टुवर्ड्स द कैपिलरीज, और इसी तरह से वेन्स जो हैं वो भी कैपिलरी से ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाएंगी ताकि नेक्स्ट बीट में शामिल हो सके। और कैपिलरीज में स्पेसिफिकली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वेन। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं इससे रिलेटेड अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो स्पेसिफिकली एक प्रॉब्लम जो कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस कंसीडर की जाती है, दैट इज डिजीज रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स। इसमें होता क्या है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोमा दोनों जो है वो कलेक्टिवली एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती हैं। अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसमें होता क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनिंग एंड नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल। स्पेसिफिकली आर्टरी के केस में अगर इनर बोर में जो प्लेक है, फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो बोर साइज कम होना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ इलास्टिक फाइबर जो हैं वो अपनी इलास्टिसिटी जो है वो खो दें तो उस वजह से भी हार्डनिंग हो जाती है। तो इसका मतलब हार्डनिंग अगर होगी तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और जब जो स्पेसिफिकली नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल होगी ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ द फैट, दैट इज कॉल्ड एज एथेरोमा। तो दोनों प्रोसेस कलेक्टिवली होना जो है आर्थेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। अब जब ब्लड वेसल्स से रिलेटेड हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं तो ब्लड वेसल्स का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करना। तो अगर इन जनरल हम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो कि हार्ट से रिलेटेड या ब्लड वेसल से या ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस हैं तो उनको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं इसमें डिफरेंट डिजीजेस हम कंसिडर करते हैं, जैसे स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन एक डिजीज है, इसके साथ साथ आर्थेरोस्क्लेरोसिस है, ब्लू बेबीज है और मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस हो सकती हैं। लेकिन जो मेन डिजीजेस कार्डियोवास्कुलर या सर्कुलेटरी डिसऑर्डर कंसिडर की जाती हैं उसमें स्पेसिफिकली जो है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बस एक्चुअली ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को कहते हैं, तो इसका मतलब क्लॉट इन द ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसिस। और इसकी वजह बुनियादी तौर पर क्या होती है, इरिटेशन और इन्फेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो कि स्पेसिफिकली हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड रिड्यूस होने की वजह से भी ये प्रोसेस हो सकता है। निमोनिया, टीबी, एम्फिसिमा जो कि वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से इरिटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी इसका सबब बन सकती हैं। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, फैटी फूड को अवॉइड किया जाए, स्मोकिंग अवॉइड की जाए और ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल किया जाए। जैसे ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत सारी बाकी डिजीजेस की वजह बनती है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन का भी कहा जाता है उसको कंट्रोल करना कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचने के लिए इंतहाई जरूरी है। एम्बोलिज्म जो है, अगर थ्रोम्बस जो है पर्टिकुलरली एक जगह पे बना है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है तो इसमें यहां पे क्लॉट बन जाए, अगर यहां पे क्लॉट बना है तो इसी जगह पे रहे तो थ्रोम्बस कहलाएगा, और अगर यहां से ये क्लॉट मूव कर जाए, डिसलॉज कर जाए टू अनदर पार्ट तो उसको एम्बोलस कहा जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि अपनी एक्टिविटीज को मिनिमाइज कर देना। जब आपकी एक्टिविटीज मिनिमाइज होंगी तो उस वजह से फ्लो ऑफ ब्लड का रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड मिनिमम हो जाएगा और अल्टीमेटली जो ये प्रोसेस है इसके होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो ये प्रोसेस हो सकता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इसके चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर्स।
नेक्स्ट देखिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हम हार्ट प्रॉब्लम भी कहते हैं या हार्ट अटैक भी कहा जाता है। इसमें ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल इन द हार्ट, यानी कि जो हार्ट में आर्टरीज मौजूद हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं या बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें अगर ब्लॉकेज आ जाए और हार्ट के, फॉर एग्जांपल यहां पे हार्ट की वॉल के अंदर ये कैपिलरी मौजूद थी, यहां पे ब्लॉकेज आ गई, अब इससे आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो जब यहां पे इससे करीबी जो सेल्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं टू गेट द न्यूट्रिशन, तो उन तक क्योंकि ब्लड आगे मूव नहीं कर रहा, तो इस वजह से वहां पे न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होंगे, तो ये वाले सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस ऑफ द हार्ट मसल्स। तो इस नेक्रोसिस की वजह से जो हार्ट के मसल्स हैं वो काम नहीं करेंगे और अल्टीमेटली हार्ट अटैक हो सकता है। इससे प्रिवेंशन में कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस किया जाए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अपना बॉडी वेट मेंटेन किया जाए और रेगुलर वॉक या एक्सरसाइज जो है इसके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो सकती है। और लास्ट पे सेरेब्रल इन्फेक्शन देखें तो दैट इज रिलेटेड टू द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स इन केस ऑफ ब्रेन, इसीलिए इसको ब्रेन स्ट्रोक का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ब्रेन में वही प्रॉब्लम है जो कि हार्ट में थी, लेकिन ब्रेन एरिया में अगर हो जाए तो उसको सेरेब्रल इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें भी उसी तरह से वही मैकेनिज्म होगा, न्यूरल टिश्यूज को जो न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जा रहे होंगे उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी और अल्टीमेटली नेक्रोसिस होगी। और इसकी प्रिवेंशन भी उसी तरह से है कि आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करें, बॉडी वेट मेंटेन करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें और स्ट्रेस और टेंशन से जो है वो अवॉइड किया जाए, और इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो इस प्रोसेस के लिए सुटेबल हो सकती है इस डिजीज से बचने के लिए। दैट इज अबाउट द हार्ट एंड ब्लड वेसल या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो सेकंड पार्ट है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम, उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो सेकंड पार्ट जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को अगर हम इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, तो दैट इज एक्चुअली द सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटीरियल फ्रॉम टिश्यू ऑफ बॉडी टू द ब्लड, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ फ्लूइड। इसमें डिफरेंस क्या होता है? पर्टिकुलरली ये एक ब्लड कैपिलरी है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ब्लड फ्लूइड मौजूद है और इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इससे एडजेसेंट, जिसको हम नाम देते हैं टिश्यू, और टिश्यू के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और इस दोनों पार्ट में से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ब्लाइंड एंडेड कैपिलरी मौजूद होती है, उसे नाम दिया जाता है लिम्फ कैपिलरी। और ये लिम्फ कैपिलरी जो है स्पेसिफिकली यहां से जो एडिशनल फ्लूइड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने और रिटर्न करने के लिए हेल्प कर रही होती है। तो ये ब्लड फ्लूइड जो है वो इसके साथ यूं ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है और उस मटेरियल में से कुछ मटेरियल जो है वो लिम्फ कैपिलरी के अंदर एक्सेस फ्लूइड जो होती है वो लिम्फ कैपिलरी में आ जाती है। व्हाट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम? तो इसमें सबसे पहला लिम्फ फ्लूइड है, second one will be the lymph capillaries, then lymph nodes and lymphoid masses। तो सबसे पहले lymph fluid देखें तो that is the transit fluid between blood and interstitial fluid। तो blood और interstitial fluid के दरमियान, और इसकी composition almost blood plasma जैसी ही होती है। अगर लिम्फ कैपिलरीज की बात करें तो ये ब्लाइंड एंडेड होती हैं, मतलब एक एंड से ओपन होती हैं। लिम्फ कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी में यही दो डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि ब्लड कैपिलरी दोनों एंड से ओपन होती है ट्यूब लाइक सूरत में, यानी कि जो आर्टरियूल्स हैं वो कैपिलरीज में ओपन होती हैं और वेन्यूल्स की तरफ फ्लूइड को भेज दिया जाता है फ्रॉम द कैपिलरीज, इसलिए दोनों एंड ओपन होते हैं। जबकि लिम्फ कैपिलरी का एक एंड क्लोज होता है और एक एंड जो है वो ओपन होता है, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के साथ मिलता है। और दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो जो इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग द लिम्फ कैपिलरी, वॉल ऑफ द लिम्फ कैपिलरी में इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होती हैं, जबकि ब्लड कैपिलरी के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस कम होती हैं। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी लिम्फ कैपिलरी को डिफरेंशिएट करने से ब्लड कैपिलरी से। नोड्स देखें तो ये पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल टू अगेन द एफरेंट लिम्फ वेसल एंड एफरेंट लिम्फ वेसल, ये आगे हम अभी बात करते हैं। और इसमें खास तौर पर इसका फंक्शन क्या है दैट इज प्रोडक्शन एंड प्रेजेंस। दो पॉइंट्स पे हम डिफरेंशिएट करते हैं
तो नोड्स के केस में लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं और लिम्फॉइड मैसेज में लिम्फॉइड मैसेज के अंदर ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब देखिए जरा कि हम जिस वक्त ये स्ट्रक्चर देखते हैं, एक लिम्फ वेसल है, इसी तरह से ये दूसरी लिम्फ वेसल है, ये तीसरी लिम्फ वेसल है एंड अल्टीमेटली बहुत सारी लिम्फ वेसल जो है वो कनेक्ट करती हैं, तो ये जो रीजन बनता है इसको नाम दिया जाता है नोड। और जो लिम्फ को टुवर्ड्स द लिम्फ नोड लेके आ रही होती हैं दैट आर कॉल्ड एज एफरेंट लिम्फ वेसल्स, जिनको ए से रिप्रेजेंट करते हैं एफरेंट। और इसी तरह से जो अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड लेके जा रही होती हैं दीज आर एफरेंट विद ई, एग्जिट से हम कह सकते हैं दीज आर द एफरेंट लिम्फ वेसल्स। तो ये स्ट्रक्चर जो कि जंक्शन पे मौजूद होता है उसको नोड कहा जाता है एंड देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फ नोड होते कहां है ह्यूमन बॉडी में, इनकी लोकेशन क्या है? तो दीज आर प्रेजेंट एट नेक रीजन, एक्सिला एंड ग्रोइन रीजन। दे आर आल्सो प्रेजेंट एट द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसमें म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में होते हैं। जबकि लिम्फॉइड मैसेज जो है इनकी लोकेशन ये स्प्लीन लिम्फॉइड मैस कहलाता है, थाइमस, टॉन्सिल एंड एडिडॉइड। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड किस तरह से बनता है लिम्फ फ्लूइड? तो जैसे मैंने डायग्रामेटिक बताया कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बन रहा होता है, मतलब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जिसको हम टिश्यू फ्लूइड का नाम देते हैं, वहां से एक्सेसिव फ्लूइड इस लिम्फ कैपिलरी में आ जाता है। फ्लो ऑफ लिम्फ की डायरेक्शन क्या है? तो दैट इज ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड बाय द लिम्फ कैपिलरीज देन टुवर्ड्स लिम्फ वेसल्स, और फिर वॉल्स जो कि सेमिल्यूनर वॉल होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं, और उनसे लिम्फ नोड की तरफ, लिम्फ नोड से लिम्फ डक्ट और फिर लेफ्ट सबक्लेवियन वेन की तरफ, जिसको थ्रेसिक लिम्फ डक्ट से लेफ्ट सबक्लेवियन वेन की तरफ लाया जाता है। तो ये इसका फ्लो है। जो लिम्फ फ्लूइड है क्या उसकी पंपिंग हो रही होती है? तो यस, पंपिंग है, लेकिन एज सच कोई पंपिंग ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फॉर्म में नहीं होता। तो पंपिंग किस तरह से होती है? दैट इज पंप्ड बाय मस्कुलर एक्टिविटीज। और कौन से मसल? खास तौर पर दीज आर द मसल्स व्हिच आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। और इसी तरह से मूवमेंट ऑफ विजरा, तो जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विजरा हैं, उनकी मूवमेंट से जो इसका पंपिंग की जा रही होती है। तो एज सच नो स्पेसिफिक पंपिंग ऑर्गन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रेफरेंस टू एमसीक्यू। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें डिफरेंट ये कंपोनेंट्स होते हैं। और इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लिम्फेटिक सिस्टम के जो मेन फंक्शंस हैं उसमें से एक जो दैट इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस अमंग द लिम्फ कैपिलरीज ज्यादा होती हैं, और उन इंटरसेलुलर स्पेसेस के ज्यादा होने की वजह से फैट ग्लोब्यूल्स को अब्सॉर्ब किया जा सकता है। क्या आप हर जगह पे पूरी बॉडी में किया जा सकता है? तो आंसर इज नो। इसको अब्सॉर्ब किया जा सकता है इन द लैक्टियल ऑफ विलाई, तो वहां पे इनको अब्सॉर्ब किया जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। दूसरे नंबर पे जो मेन फंक्शन है दैट इज रिस्पांसिबल टू रिटर्न द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड प्रोटीन टू द ब्लड, और इसके साथ साथ ये डिफेंस सिस्टम में भी रोल प्ले करते हैं। व्हाई? दे आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स को यहां पे प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, और यहां पे लिम्फॉइड मैसेज में इनको प्रोड्यूस किया जाता है, और लिम्फ नोड में ये मौजूद होते हैं, जिस वजह से डिफेंसिव सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ लिम्फ नोड्स के अंदर जैसे मैक्रोफेजेस भी मौजूद होते हैं इन एडिशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट लार्ज साइज्ड मटेरियल, जो मटेरियल अब्सॉर्ब किया जाएगा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद थोरेसिक लिम्फ डक्ट के अंदर जाके ब्लड प्लाज्मा कंटेनिंग एंजाइम से उसको सब्सिक्वेंटली हाइड्रोलाइज किया जाता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक फंक्शन कंसिडर किया जाता है। लिम्फ नोड्स जो है इनका एक और बेसिक फंक्शन दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू फिल्टर द लिम्फ, सेम एज स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिल्टर द ब्लड। तो ये वो बुनियादी फंक्शंस हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए जो है वो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। दैट वाज अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। इम्यूनिटी या डिफेंस या डिफेंसिव सिस्टम को इम्यून सिस्टम का नाम दिया जाता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये प्रोसेस क्या है? दैट इज कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज इंट्रूजन। सबसे पहला पॉइंट कि जो भी फॉरेन मटेरियल है बॉडी के लिए उसको रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी रखना।
रिकॉग्नाइज करने के बाद बॉडी सेल्स को मोबिलाइज करना ताकि वो इसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो डिफेंस में बॉडी जो है बाहर से आने वाले किसी भी सब्सटेंस को अगर रिकॉग्नाइज करे और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय या किल कर दे, इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्यूनिटी। इस इम्यूनिटी को या डिफेंसिव सिस्टम के बेसिक जो डिफेंस लाइंस हैं उसमें सबसे पहला फिजिकल बैरियर होता है, जो कि खास तौर पर फिजिकल बैरियर जो है वो स्किन हो सकती है या कुछ केमिकल्स हो सकते हैं। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन जो है उसकी लेयर बॉडी के अंदर वायरसेस और बैक्टीरिया को एंटर होने से रोकती है। इसके साथ साथ कुछ केमिकल्स भी खास तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होता है। इसके साथ साथ जो टीयर्स हैं या स्वेट है, ये खास तौर पर इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि बॉडी को फिजिकल बैरियर से प्रोवाइड किया जा सके और बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको एंटर होने से रोका जा सके। ये जो लाइन ऑफ डिफेंस है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है। अगर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपना काम ना कर पाए तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हम फेगोसाइट्स का नाम देते हैं, जिसमें दो किस्म के सेल्स न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट अपना काम करते हैं। और ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो हैं वो पर्टिकुलरली फेगोसाइटोसिस के लिए काम करते हैं। मतलब जो भी फॉरेन इन्वेडर बॉडी में आएगा उसको ट्रैप करेंगे और उसको इनगल्फ कर देंगे। अब ये दोनों स्टेप जो है, जो फिजिकल बैरियर है या फेगोसाइट्स हैं, ये इनेट इम्यूनिटी कंसिडर की जाती है, बाय बर्थ इम्यूनिटी कंसिडर की जाती है, यानी कि इस प्रोसेस को हमारे लर्निंग के साथ कोई बेसिक जो सीक्वेंस है वो नहीं होता। जबकि जो लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन है, इस लिम्फोसाइट के केस में हम ये कहते हैं खास तौर पर दो किस्म के लिम्फोसाइट्स होते हैं, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स हैं और बी लिम्फोसाइट्स हैं। अब जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, इसमें लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट खास तौर पर क्या करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। और इन एंटीबॉडीज का काम क्या है कि पर्टिकुलर जो एंटीजन बॉडी में आया है, फॉरेन इन्वेडर आया है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको इमोबाइल किया जाए ताकि फेगोसाइटोसिस के जरिए उसको इनगल्फ किया जा सके। तो इसका मतलब ये तीन डिफेंसिव लाइंस कंसीडर की जाती हैं। फिजिकल बैरियर इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, देन फेगोसाइट्स इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड वन इज लिम्फोसाइट, दैट इज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसके जरिए एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर हम इस डिफेंस लाइन के बाद कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करें तो स्पेसिफिकली जो एक ह्यूमन के केस में कंपोनेंट्स है इम्यून सिस्टम के, उसमें लिम्फोसाइट्स और खास तौर पर एंटीजेंस। अब लिम्फोसाइट्स जो हैं वो तो ऐसे वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनसे खास तौर पर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगी या वो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। जैसे टी लिम्फोसाइट जो हैं ये थाइमस ग्लैंड्स में होने की वजह से इनको टी लिम्फोसाइट का नाम दिया जाता है और इससे हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है थाइमोसिन। तो ये टी लिम्फोसाइट जो है वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं और इन टी लिम्फोसाइट का खास तौर पर काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज करना और उस फॉरेन इन्वेडर को इनगल्फ करने में हेल्प करना, जिस वजह से इसको सेल मीडिएटेड रिस्पांस में भी कंसीडर किया जाता है। जबकि बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्लाज्मा क्लोन्स बनाते हैं एंड देन बाय प्लाज्मा क्लोन एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म्ड, जो कि प्रोटीन कंटेंट होती हैं और इन्हीं को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन खास तौर पर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होती हैं। इस 4 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर को हम बाद में जानते हैं, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज किसको कर रही होती हैं, एंटीजन को। और एंटीजन वो फॉरेन इन्वेडर होता है जो कि बॉडी में आके किसी किस्म की कोई डिस्ट्रक्शन का सबब बन सकता है। तो इसका मतलब एंटीबॉडी जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है और एंटीजन इम्यूनोजन, ये एक दूसरे के अगेंस्ट, यानी कि एंटीजन जो है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की जाती है बाय बी लिम्फोसाइट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी? तो उसमें हम कहते हैं ये 4 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होता है और उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड में से 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स, और इसी तरह से 2 लाइट चेन्स होती हैं। लाइट चेन्स इसलिए कहा जाता है ड्यू टू लेसर अमाइनो एसिड्स और हैवी चेन में मोर, तो ये 2 होती हैं और इसी तरह से इनकी तादाद भी 2 होती है। अब हैवी चेन और लाइट चेन
दोनों एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए जुड़े होते हैं। तो एक हैवी चेन को लाइट चेन के साथ जोड़ने के लिए एक डाइसल्फाइड ब्रिज इस तरफ होता है और दूसरी हैवी चेन को लाइट के साथ जोड़ने के लिए भी डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, जबकि दो हैवी चेन्स को भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखने के लिए टू डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हैवी चेन और लाइट चेन के दो बेसिक रीजन होते हैं, जिसमें कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। जो लोअर पार्ट होता है वाई शेप स्ट्रक्चर में वो कांस्टेंट रीजन कहलाता है, जो कि अमंग द पर्टिकुलर क्लास ऑफ एंटीबॉडी सेम रहता है। मतलब जो एंटीबॉडीज है उनको मेजर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे IgA है, IgD, IgE, IgM। तो ये मुख्तलिफ जो क्लासेस हैं उसमें एक क्लास के अंदर ये रीजन कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक क्लास से दूसरी क्लास में ये डिफरेंट होता है। जबकि एंटीबॉडी का एक एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी से डिफर कर सकती है विद इन द क्लास बाय द वेरिएबल रीजन, और इसके डिफरेंस होने की वजह से वैरायटी ऑफ एंटीबॉडीज बढ़ती हैं और एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है। एट द टिप ऑफ द वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन एंटीजन बाइंडिंग रीजन कहलाता है, जो कि स्पेसिफिकली एपिटॉप ऑफ द एंटीजन। फॉर एग्जांपल एक एंटीजन जो है वो इसकी ये अपीयरेंस है, तो इसकी अपीयरेंस इसके सरफेस के ऊपर खास किस्म के रीजन्स होते हैं जो कि इस एंटीजन के एपिटॉप्स कहलाते हैं, और इन एपिटॉप्स की बुनियाद पर ही जो एंटीजन बाइंडिंग रीजन है वो भी स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एलैबोरेट करें तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से है, तो इसके साथ बाइंड करने की कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल ये रीजन जो है वो इस तरह से इसके साथ बाइंड कर सकेगा, इसी तरह से ये रीजन भी इसके साथ यू बाइंड कर सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रीजन जो है वो इस तरह से स्पेसिफिक होगा ताकि यहां पे आके एंटीजन को बाइंड किया जा सके। अगर ये शेप जो है वो इस तरह से हो तो अनदर एंटीबॉडी जो है जिसकी अपीयरेंस यहां पे एंटीजन का ये जो पार्ट है एंटीबॉडीजन बाइंडिंग साइट, इसको इस तरह से कर दिया जाता है ताकि वो उसको रिकॉग्नाइज कर सके। तो इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो उसका क्लम्प बन जाता है और अल्टीमेटली उसको फैगोसाइटोसिस के जरिए इनगल्फ किया जा सकता है। तो दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। अब एंटीजन और एंटीबॉडी किस तरह से काम करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, इस प्रोसेस को जानने के लिए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जानना बहुत जरूरी है। एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है उसमें जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, जिसको सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है, दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। अब सेल मीडिएटेड में एक्चुअली होता यह है कि स्पेसिफिक सेल खुद से एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और उसको इनगल्फ कर लेता है, यह सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। इसमें खास तौर पर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा होता है और अगर वो ऑर्गन बॉडी के साथ मैच ना करे तो उस ऑर्गन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही इस्तेमाल हो रही होती है, जिसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या स्प्रेसर टी सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जबकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर बी लिम्फोसाइट जो है इनसे प्लाज्मा क्लोन के जरिए एंटीबॉडीज बनती हैं जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, और ये एंटीबॉडी एंटीजन के साथ अटैच करती हैं और एक क्लम्प बना लेती हैं जिसके जरिए एंटीजन को फर्दर बॉडी में डिस्ट्रक्शन से रोक देती हैं। दैट इज अबाउट द सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जबकि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हम कहते हैं देयर इज एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। दोनों में जो बुनियादी फर्क है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम बॉडी को वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं, यानी कि वीकेंड एंटीजन देते हैं जिसके जरिए बॉडी जो है उसके सेल्स खुद से ट्रिगर होते हैं और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें बॉडी से एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन की बजाय हम बाहर से एंटीसीरा देना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि स्पेसिफिकली उस एंटीजन को किल कर सकती हैं या उस एंटीजन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकती हैं। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये स्लो होती है लेकिन लॉन्ग टर्म होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी जो है वो फास्ट है बट शॉर्ट टर्म होती है। अब जैसे एक्टिव इम्यूनिटी में मैंने कहा कि हम एंटीजन और एंटीबॉडी देते हैं जो कि लॉन्ग टर्म कंसीडर की जाती है, जबकि जो स्पेसिफिकली पैसिव इम्यूनिटी है वो शॉर्ट टर्म कंसीडर की जाती है।
अब इसमें जो दोनों टाइप्स हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी इज मे बी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जबकि पैसिव इम्यूनिटी को भी नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड किया जाता है। अब एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? देखिए, एक तो है कि हम वीकेंड और हाफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे दें, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमें कोई डिजीज होती है, बीमार होते हैं और खुद ब खुद विदाउट एनी मेडिकेशन उससे रिकवरी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि नेचुरली हमारी बॉडी ने उस पर्टिकुलर फॉरेन इन्वेडर को आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, सेल की मोबिलाइजेशन की और अल्टीमेटली उसके अटैक को नलिफाई कर दिया। तो वो क्या हुआ? रिकवरी फ्रॉम इन्फेक्शन विदाउट एनी मेडिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल इम्यूनिटी। लेकिन आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है, जैसे हम वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो दैट विल बी द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जैसे अभी कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन की जा रही है, जिसमें बॉडी को मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनेशन जो है उसकी टाइप्स मौजूद हैं, तो बॉडी को ट्रिगर किया जाता है ताकि बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे अगेंस्ट द कोरोना वायरस। इसी तरह से पैसिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल हो सकती है और आर्टिफिशियल। अब पैसिव में बॉडी को प्रोवाइड क्या करना है? एंटीबॉडीज, जिसमें हम कहते हैं कि या तो नेचुरल हो। अब नेचुरल होने की दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर से ऑफस्प्रिंग की तरफ आ जाएं, या पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग मदर टू ऑफस्प्रिंग जो है वो एंटीबॉडीज की ट्रांसमिशन हो जाए और उसके जरिए पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है वो हो सकती है। लेकिन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है उसमें हम एंटीसीरा के इंजेक्शन जो है वो यूज करते हैं, जैसे खास तौर पर टेटनस। जब कभी हम किसी ऐसी जगह पे गिर जाएं और रगड़ लगे जिस जगह पे क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई मौजूद हो, तो उसकी वजह से इंफेक्शन हो सकती है। अब हमें यह कहा जाता है कि विद इन 24 आवर आप इंजेक्शन लगवा लें। उस इंजेक्शन लगवाने की वजह क्या है 24 आवर के अंदर? क्योंकि वो बैक्टीरियम जो है उसका लाइफ साइकिल आफ्टर 24 आवर जो है विद इन द 24 आवर जो है वो स्टार्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में वो अपने साइड इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। अगर आप वो इंजेक्शन नहीं लगवाते और सम टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि या तो वहां पर वो बैक्टीरिया मौजूद नहीं था, या आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज मौजूद थी जिन्होंने उसको उस बैक्टीरियम को आइडेंटिफाई किया और उसको किल कर दिया। अब सम टाइम क्या होता है कि हम वो इंजेक्शन नहीं लगवाते और हमें डिजीज नहीं होती। इसका मतलब यह है कि वहां पे या तो बैक्टीरिया था नहीं, या हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज मौजूद थे। अब वो पहले से एंटीबॉडीज कहां से आए? पर्टिकुलरली हम जब भी एक इंजेक्शन, जरूरी नहीं है कि आप हर दफा जब भी गिरे हैं तो आपको रगड़ लगी है तो आप इंजेक्शन लगवाएं। अगर आप बार बार गिर रहे हैं तो तकरीबन एक दफा इंजेक्शन लगवाने के बाद 4 to 6 मंथ तक हमारी बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज रह सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 to 6 मंथ तक अगर आप एक दफा इम्यून हो चुके हैं तो 4 to 6 मंथ उस इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है, और अगर फिर दोबारा से ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर से हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इसी तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन में इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और स्नेक बाइट, ये मुख्तलिफ ऐसी कंडीशंस हैं या डिजीजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिनसे रिलेटेड हमें पैसिव इम्यूनाइजेशन की जाती है। और पैसिव इम्यूनाइजेशन फास्ट रिस्पांस देती है लेकिन शॉर्ट टर्म होती है, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी स्लो रिस्पांस देगी और लॉन्ग टर्म रिस्पांस जो है वो रहेगा। यहां तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।